लोग संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए सब लोग तैयार हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई आज इस सुलियारी नाथ की पावन पीढ़ी अदाई को सेवा जोहार करते हुए और यहाँ की जल जंगल जमीन के हमारे पाड़ बाबा दिमाग ठाकुर के खिला उनको हमारी पुरखनी व्यवस्था को सेवा जोहार करते हुए आज की जो मेन मांदी है, मांदी मतलब होता है बैठक, और इस बैठक में आप सब लोग उपस्थित हुए एक संघर्ष करने के लिए, एकजुटता में आने के लिए, इसीलिए आप सबको सेवा जोहार। और मैं आपकी आवाज के साथ में पहले चालू करना चाहूंगा। बोलो फड़ा पेनता सेवा सेवा, सजोर पेनता सेवा सेवा, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकामता सेवा सेवा, पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकामता सेवा सेवा, पुरखोनी व्यवस्था था, सेवा पुरखोनी व्यवस्था था। सेवा सेवा। मैंने क्यों इस पुरखोनी व्यवस्था की बात की है? क्योंकि हम जो लड़ाई जीत सकते हैं तो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा से जीत सकते हैं। किससे जीत सकते हैं? बोलो एक साथ, पारंपरिक एकजुटता के साथ में एक साथ आवाज आनी चाहिए। बोलो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम व्यवस्था। इसको यदि पहले बोले तो किसको क्या बोलते हैं? नार मिजान। नार मिजान का मतलब होता है गांव की सभ्यता, गांव की व्यवस्था और गांव की अवस्था को सुधारने के लिए। क्या होता था पहले? 5 पंचों की एक पंचायत बैठती थी। वर्तमान में पंचायत बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे? मांदी। आप राजस्थान साइड चले जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? खाप पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाप पंचायत। तो वेदांता जजमेंट क्या बोलता है? विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। बोलो विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। विधानसभा ना लोकसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, है ना? जब भी आपका विस्थापन की बात आती तो ग्राम सभा की परमिशन लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना? यदि बड़ी नहीं होती तो ग्राम सभा की परमिशन क्यों ली जाती? चिंतन का विषय है कि नहीं? तो क्या ग्राम सभा के विषय में हमको जानकारी है? नहीं है ना? तो जो पुरखोनी व्यवस्था में पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा थी, ये किसने बनवाई? टंट्या मामा। किसने? टंट्या मामा ने अपने समय में, अपने कार्यकाल में 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाई थी। जो जमीन हमारी जमींदारों के पास चली गई थी, जो जमीन हमारी अंग्रेजों के पास चली गई थी, जो जमीन हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी, तो उन्होंने 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाकर हमारी जमीन को वापस दिलाने का कार्य किया। ठीक है। फिर इसके बाद में जो है 1894 में, कौन से? 1894 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। क्या बनाया? कानून बनाया, जिसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण कानून। क्या बोलते हैं? भूमि अधिग्रहण कानून। उसी कानून के तहत आपकी जमीनों को अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है। क्या किया जाता है? अधिग्रहित किया जाता है। किसके तहत? 1894 के कानून के तहत जो है आपकी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है ना? तो जो आपकी जमीन को जो अधिग्रहण कर रहे हैं तो कौन से कानून के तहत कर रहे हैं? 1894। बोलो भाई, जोर से बोलो। 1894 के तहत जो है आपकी जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है और आपको मालूम ही नहीं है। तो ये गलत बात है कि नहीं? भाई आपकी जमीन किस कानून के तहत अधिग्रहण की जा रही है आपको नहीं मालूम। अब 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था, उस कानून के खिलाफ में बिरसा मुंडा ने 1 लाख लोगों को लेकर आंदोलन किया। कितने लोगों को लेकर? 1 लाख लोगों को, है ना? और जब 1 लाख लोगों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया और 1900 में उनको फांसी हो गई। इसके बाद जो है 1 लाख लोगों की ताकत ने जो है 1908 में एक कानून बनाया। किस पे बनाया? 1908 में। कौन सा कानून? हाँ, कौन सा कानून बनाया?
भूमि अधिग्रहण। कौन सा? भूमि हाँ, और बताओ। ये मैंने बताया ना, छोटा नागपुर तहसील एक्ट 1908। कौन सा? छोटा नागपुर एंटी एक्ट 1908। छोटा नागपुर कहाँ है? ये नागपुर में, महाराष्ट्र में नहीं है। छोटा नागपुर बोला जाता है झारखंड। कहाँ? झारखंड। ये झांसी का जो इलाका होता है उसे छोटा नागपुर बोलते थे, है ना। बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़के वहां पे 1908 में आपके लिए कानून बनवाया, और वो कानून बोलता है कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है ना गैर आदिवासी ले सकता है। इसीलिए आपकी जमीन जब खरीदने बेचने जाते हो तो गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। जानकारी नहीं है ना? जानकारी है कि नहीं? है जानकारी को, आदिवासी के लिए गैर नहीं ले सकता ये जानकारी, लेकिन कौन से कानून के तहत नहीं ले सकता ये जानकारी नहीं है ना। तो 1908 के तहत वो कानून बना था। बिरसा मुंडा ने 1 लाख लोगों की जान चली गई थी, इसके बाद में ये कानून बना हुआ है ना। लेकिन क्या आप अपनी जमीन को बचा पा रहे हो? 1 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी कि आपकी आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सके ना गैर आदिवासी ले सके। लेकिन आप जो है उन महापुरुषों की कुर्बानी का भी एक कतरा तक आपको क्या नहीं है, एहसास नहीं कि उन्होंने अपनी जान दे दी और हम अपनी जमीनों को वैसी दे रहे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ? तो हमें हमारे पुरखों में नाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं मात्र यहां पे चिंगारी भड़काने आया हूं कि आप समझ जाओ, जाग जाओ। और जो बात मैं बोल रहा हूं, ये बात बोलने के लिए कानून प्रशासन के सामने खड़े हो जाओ कि 1908 में बिरसा मुंडा ने 1 लाख लोगों की शहादत देकर हमको जो अधिकार दिलाया, हम उस अधिकार के तहत बोलते हैं कि हमारी जमीन को ना तो सरकार ले सकती है ना गैर आदिवासी ले सकता है। तो कंपनी को कैसे दे रहे हो? ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कि 1874 में जो है क्या बनाया गया? डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल एक्ट बनाया गया। जो अनुसूचित जनजाति जिले बने हैं ना पहले से, कब से बने हैं? 1874। कब से बने हैं? 1874 में। 1874 में कबीलाई क्षेत्रों की पहचान के लिए शासन ने बनाया था। कौन से क्षेत्र की पहचान के लिए? कबीलाई क्षेत्र। आदिवासी कैसे जीता है? कबीलाई व्यवस्था से जीता है ना। हम लोग कैसी व्यवस्था से जीते हैं? नार व्यवस्था से जीते हैं। हम लोग कैसी व्यवस्था से जीते हैं? नार व्यवस्था जीते। तो हमारी पहचान करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्राइब एक्ट बनाया था, है ना। डिस्ट्रिक्ट, ये कहां बना था? दी बंगाल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 बंगाल में बना था, है ना। और इसी के तहत जो है आज मंडला जिला आता है, आपका शहडोल जिला आता है, सीधी जिला भी आता है, सिंगरौली भी आता है, आपका बालाघाट जिला भी आता है, बैतूल जिला भी आता है ना, डिंडोरी जिला भी आता है, उमरिया जिला भी आता है, अनूपपुर जिला भी आता है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में 86 या 87 जो है ट्राइबल क्या आते हैं? विकास खंड आते हैं। कितने? 86 अभी वर्तमान में। और इससे पहले जो है बहुत सारे जिले आते थे, लेकिन सरकार ने इन पे संशोधन कर करके जो है कानूनी क्या बोलते हैं उसको, तकियानुशी काम कर रही है ना। चोर कैसे काम करे, डाकू जैसे काम करे। और क्यों करे? क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कि कौन से एक्ट के तहत हम ट्राइबल है। दूसरा चीज, अब इसके बाद में कबीलाई क्षेत्रों की सीमांकन कि हमारे क्षेत्र की सीमा क्या रहेगी। फिर इसके बाद में कबीलाई अधिकारों का संरक्षण, हमारे क्या अधिकार रहेंगे। फिर इसके बाद में मूल न्याय व्यवस्था की, आदिवासियों की मूल न्याय व्यवस्था क्या रहेगी। विभिन्न कबीलाई क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां। हमारे जो कबीलाई क्षेत्र है, कोई कोल है, कोई भील है, कोई गोंड है, कोई संथाल है, कोई उराव है, कोई मुंडा है, तो उनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी प्रथाएं अलग है, सेम नहीं है। जैसे हिंदू बोल दिए तो हिंदू, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है ना। हमारी छोटी छोटी जगह में हर एक क्षेत्र में अलग अलग व्यवस्थाएं, हम उन व्यवस्थाओं के अनुसार उनको मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ में उनको क्या करते हैं? सम्मान देते हैं। फिर इसके बाद में क्या बना? भारतीय संविधान आया। भारतीय संविधान में फिर क्या हुआ? 13(3) का बना।
क्या बना 13(3) का 13(3) का में स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के बनने से पूर्व जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभाएं थी, रूढ़िगत व्यवस्था थी, रूढ़ी प्रथा को विधि का बल दिया। तो क्या आपको पता है आपकी रूढ़ी प्रथा क्या है, उसके बल को कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, उसकी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, है? तो हम अपनी रूढ़ी प्रथा को ना जान पाए, अपनी व्यवस्था को ना जान पाए करके सरकारों ने कभी हमें जो है इसके प्रति जागरूक नहीं होने दिया, ना किया। फिर इसी के तहत हमको क्या मिला, रूढ़ी प्रथा बन गई, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गया, है ना। 1874 में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बन गया। 1908 के तहत हमको क्या मिल गया, आदिवासी की जमीन को ना सरकार ले सकती ना गैर आदिवासी ले सकता है। तो फिर हमको क्या मिला, धीरे धीरे हम आए तो 244, क्या मिला 244, 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6वीं अनुसूची क्षेत्र। तो हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र की बात करेंगे। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में हमको क्या मिला, स्वशासन मिला। स्वशासन समझते हैं, जैसे हमने ये मर्यादित ये बनाई ना, संस्था बनाई है ना, तो इसका स्वशासन है, ये अपने हिसाब से काम करेगी, सरकार के हिसाब से काम नहीं करेगी, है ना। ये अपना विस्तार करेगी, सब सदस्य बनाएगी, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के काम करेगी, यहाँ के लोगों के लिए विधियां बनाएगी, तमाम तरह की योजना जो है ये मर्यादित संस्था बनाएगी। इसी तरह से जो है हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा को क्या मिला, स्वशासन का अधिकार मिला। तो हमारा भूमिका होगा, मुकदम होगा, हमारी व्यवस्था होगी। फिर इसके तहत हमको जो है 330 और 332 के तहत, किसके तहत 330 और 332 के तहत हमको क्या मिला, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिला कि आरक्षित क्षेत्रों के लिए, एससी और एसटी के क्षेत्रों के लिए जो है आरक्षित विधानसभाएं होंगी, आरक्षित लोकसभाएं होंगी। उसके माध्यम से विधायक और सांसद जब विधानसभा और लोकसभा में चुन के जाएंगे तो ये उनके ये अधिकारों का रक्षा करेंगे। 1874 के अधिकारों का रक्षा करेंगे, 13(3) का रक्षा करेंगे, 244 की रक्षा करेंगे। फिर इसके बाद में 1935 का 91 वर्जित अधिकार का रक्षा करेंगे, 1935 का 52 का अधिकार का रक्षा करेंगे। फिर इसके बाद में 1947 का जो है 7A, 7B, 7C की रक्षा करेंगे। और इसके साथ साथ में जो है धारा 311, धारा 351, धारा 352 और धारा 7 का क्या करेंगे, परिपालन करेंगे। अनुच्छेद की धारा 363 का जो है पालन करेंगे। अनुच्छेद की धारा 342 के तहत जो है हमारी अभिरक्षा करेंगे। अनुच्छेद 326 के तहत जो है हमारे मतदान करने की पावर को जो है रक्षा करेंगे। लेकिन क्या इन्होंने किया, नहीं किया। ठीक है, अब बात आती है, थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब 330 था, 332 था, उस पे विधायक सांसदों ने कुछ नहीं किया। जो हमारा 244 के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र को मजबूत करने के लिए टीएसी बनने की, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी। क्या कभी ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी हमारे क्षेत्र में आके आदिवासियों की समस्याओं को सुनी? क्या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने कभी हमारे क्षेत्र के आदिवासियों के लिए कुछ बात कही? क्या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने हमारे हक अधिकार कानूनों की रक्षा करने की बात कही? नहीं। क्या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में जो विधायक सांसद हैं, क्या उन्होंने हमारे लिए जो विस्थापन हो रहा है उस क्षेत्र में आके हमारी समस्या सुनी? कभी कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन हम चुनाव वोट तो उन्हीं को दे रहे हैं, नहीं दे रहे? दे रहे ना उन्हीं को। अच्छा, दूसरा चीज जो 2003 में, कब 2003 में अनुसूचित जनजाति आयोग बना। क्या बना? अनुसूचित जनजाति आयोग, ST/SC आयोग बना। तो ST/SC आयोग 2003 में बनने के बाद में कभी आदिवासियों की समस्याओं को यहाँ पे सुनने आया? कभी नहीं, आज तक। क्या हमने उस अनुसूचित जनजाति आयोग के पास में कभी गए? कौन है हमें पता किया? मतलब गलतियां स्वयं में कम है, लेकिन सामने वाले में ज्यादा है। बात तो जानकारी नहीं है ना, स्वयं में कम है, सामने वाले में ज्यादा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं। हाँ, ऐसा मान